Let's begin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई जून 2023 पेपर 21 है हमारा ये, और हम शुरू करने जा रहे हैं इस को। क्वेश्चन पहला हमारे सामने पेश है। यहाँ पे कहा जाता है भाई डिफाइन पावर। अब आपको पावर डिफाइन करनी है तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। कोई कह सकता है वर्क डन बाय यूनिट टाइम, दोनों एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई तय इशू नहीं होता। Use the definition of power to show that the SI based units of power is this. तो हम पावर इक्वल्स वर्क डन अपॉन टाइम लगा देते हैं। Work is force times displacement over time. फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन की वजह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकेंड्स। यहां से अगर आप सॉल्व करें तो इट बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। कहता है इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव मूविंग थ्रू अ गैस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी गिवन है, ए एम्पलीट्यूड है, वी स्पीड है, के कांस्टेंट है। कहता है ऐसे यूनिट्स ऑफ के निकाल के दीजिए। अब इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव, वैसे अगर आपको याद हो तो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स पावर पर यूनिट एरिया। तो जो फॉर्मूला है आई इक्वल्स एफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर वी इंटू के। इसमें इंटेंसिटी में मैं लिखूंगा पावर अपॉन एरिया। सही है, ये एरिया को मैं पूरा एरिया लिख देता हूँ, कहीं आप एम्पलीट्यूड का ये समझ के ना काट बैठो उसको। पावर के अंदर मैंने यूनिट रखा उसका वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और एरिया का है मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी एस पावर -1 होता है पर सेकंड। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, अब लाजिम बात है एम्पलीट्यूड वेव का उसकी हाइट है। सही है, डिस्प्लेसमेंट्स है मीटर्स में होंगी। स्पीड है मीटर्स पर सेकंड में। और के एज अ कांस्टेंट है अपने पास। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हुआ कैंसिल। ये बच गया किलोग्राम एस की पावर -3। यहाँ एस की पावर -2 है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे मीटर का स्क्वायर है और मीटर पर सेकंड है। तो किलोग्राम एस की पावर -3, ये भी हो गया एस की पावर -3, ये हो गया मीटर क्यूब। ओके, आपका कांस्टेंट चल। यहाँ पे एस पावर -3 कैंसिल। ओके, बनता है भाई किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया। पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हो और वहां से भी डेरिवेशन करके शो कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। शो दैट क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्सप्लेन योर वर्किंग अगर कहा जाए तो उसकी डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग थोड़ी सी देनी पड़ती है। अगला सवाल, a rigid uniform beam of weight W is connected to a fixed support by a hinge. A compressed spring exerts a total force of 8.2 newtons vertically upwards on the spring beam on the horizontal beam. ठीक है, there is a force over here. The force has a value of 8.2 newtons. ठीक है, इसके बाद 0.3 newtons rest on the beam. The rigid right hand end of the beam is connected to the ground by the string at an angle of 3 degrees. 30 degrees। ठीक है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, इसने इसको नीचे खींचा हुआ है। तो 4.8 का एक वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जो कि इसको ऊपर उठने से रोक रहा होगा। तो ये एंगल के साथ वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कॉस होते हैं, 4.8 कॉस 30। और सामने वाले साइन, तो 4.8 साइन 30।
डिस्टेंसेस दे रखे हैं उन्होंने आपको, द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, ये बात कह दी गई है। assume that the hinge is frictionless, show that the vertical component of the tension in the string is 2.4 newtons. Vertical component of the tension is 2.4, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। अभी हमने 4.8 sin 30 बोला ही है, ये 2.4 निकलेगा हमारा। कहता है by taking moments about the hinge determine the weight of the beam। सही है, वेट ऑफ द बीम निकालना है आपने। अब देखिए इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आप क्लॉकवाइज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे। ये पिवट है आपका, दिस पॉइंट इज योर पिवट बेसिकली। स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये वेट और टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये तीनों लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और प्रोड्यूस कर रहे हैं एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज मोमेंट। ये प्रोड्यूस कर रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। स्प्रिंग की जो फोर्स आ रही है वो उसको ऊपर उठाने का काम। तो भाई हम इसको ऐसे लिख देंगे, तीन फोर्सेस एक डायरेक्शन में ना, तो F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 इक्वल्स F4 D4। आइले जहां पिवट होता है ना, फोर्स हमेशा बॉडी को उसके अबाउट घुमाती है, तो आप जज कर सकते हो कि वो क्लॉकवाइज घुमाएगी या एंटी क्लॉकवाइज। नहीं बेटा खिजर, आप इसको कह लें कि हर्ट्ज नहीं लेते। आप उसको ऐसा यूनिट्स में लेके जाते हो जो कि S-1 है। टॉर्क का सिंबल भी यूज कर सकते हो। T1 लेट्स से इसका मोमेंट था T1, इसका था T2, इसका था T3 और इसके मोमेंट को मैं कह देता हूं T4। तो मैं वैल्यूज रख देता हूं भाई। F1 में मैं इस W को यूज कर लेता हूं, तो ये जाएगा W टाइम्स 0.1 प्लस 0.1 नहीं 0.6, सॉरी, क्योंकि पिवट से डिस्टेंस लेना होता है ना हमने। F2 हमारा ये हो जाएगा 0.3, इसका डिस्टेंस है पिवट से 0.5 प्लस 1.6 प्लस 0.2 0.8। इसको डायरेक्टली कर रहे एक तरह से इक्वेशन में वैल्यूज रख के। इसी तरह F3 इज 2.4 टाइम्स उसका डिस्टेंस जो है वो है 0.5 प्लस 0.16 हो गया, 0.8 हो गया एंड ये 1.2 हो गया। F4 में 8.2 न्यूटन की फोर्स, ये F4 लेना हो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, और डिस्टेंस है 0.5, यहां से हमको W मिल जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें भाई, ये हो जाएगा 8.2 इंटू 0.5 माइनस 2.4 इंटू 1.2 माइनस 0.3 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 0.6, ये बन रहा है 1.63। और क्योंकि हमारा सारा डेटा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में था,
तो हम इसको लिखेंगे 1.6। माविन, हमने सिर्फ ये कहा कि जो मोमेंट्स क्लॉकवाइज में है वो इक्वल होगा उन मोमेंट्स के जो एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में हमारे पास तीन फोर्सेस थी, से एक हमारा इसका वेट अपना, एक जो ब्लॉक रखा है उसका वेट, और एक टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। ये तीन फोर्सेस नीचे लग रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, इसको घुमा रही थी, सिर्फ एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा। तो हमने एक मोमेंट्स ऑफ क्लॉकवाइज को इक्वेट कर दिया मोमेंट्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। 1.6 गलत होता है ना बेटा, राउंड ऑफ करना पड़ता है टू एस एफ। Calculate the horizontal component of the force exerted on the beam by the hinge. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है आपने। अब देखिए वो तो बराबर होगा 4.8 cos 30 के, क्योंकि टेंशन फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज पुलिंग द एंटायर रॉड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आउटवर्ड्स। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां से बैकवर्ड फोर्स आ रही होगी, 4.8 cos 30 होगा ये। ये आ रहा है हमारे पास 4.156 या 157, जो कि दो सिग्निफिकेंस फिगर्स पे राउंड ऑफ करके हम 4.2 बना के लिख सकते हैं। फिर मुझे कहता है द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ and has an elastic potential energy of 0.32 joules. Yes, beta, you give your answer in two significant figures. Calculate the compression of the spring. देखिए एनर्जी गिवन है और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग चाहिए। एनर्जी का एक फॉर्मूला है हाफ एफ एक्स, जो कि हुक्स लॉ ओबे करते हुए स्प्रिंग्स के लिए बनाया गया, जिसमें एनर्जी की वैल्यू अगर आपके पास 0.32 जूल्स मौजूद है, आपको ये तक पता है कि आपके स्प्रिंग से कितनी फोर्स आ रही है कंप्रेशन की वजह से। द फोर्स इज 8.2 न्यूटन्स। तो आप फोर्स को 8.2 न्यूटन्स रखिए और यहां से एक्सटेंशन ढूंढ लीजिए। 0.32 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 8.2, एक्सटेंशन बन रही है हमारी 0.078। Rounding off rules that if there is a 5 ahead of the value to be rounded off, which is even, so we don't round it up, but in MS it is rounded. What to do? बेटा अगर आगे वाली वैल्यू 5 से बड़ी होती तो राउंड अप ही करते हो ना। नहीं बेटा 4.8 नहीं है, 4.8 कहां से, हमारे पास एनर्जी 0.32 जूल्स है, फोर्स वाज 8.2 न्यूटन्स। 4.8 तो तुम्हारे इस स्ट्रिंग में थी, ये स्प्रिंग की बात कर रहा है, स्प्रिंग में 8.2 न्यूटन की फोर्स। अगर वो 5 भी होगा तो वो राउंड अप होता है, राउंड डाउन नहीं होता। मैं कहता है the string is cut so that the string extends backward, extends upward। अच्छा ठीक है। This causes the beam to rotate and launch a block into the air. The block reaches its maximum height and then falls back to the ground. On figure 2.2 shows part of the path of the block in the air shortly after it hits the horizontal ground. ठीक है। The block is at a height of 0.09 meters above the ground when it passes through point A. The block has a kinetic energy of this much when it hits the ground at point B. Air resistance is negligible. ये थोड़ा बहुत
जोड़ रहे हैं इसके अंदर काइनेमेटिक्स। कैलकुलेट द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट। अगर आपको डिक्रीज चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो आप एम जी डेल्टा एच लगाएं और इसमें चेंज ऑफ हाइट रखें। जो आपका वो ब्लॉक था, उस ब्लॉक का वेट आपके पास मौजूद है। अगर आप डायग्राम देखें तो 0.3 न्यूटन्स ये ब्लॉक था जो लॉन्च हुआ। तो 0.3 न्यूटन्स की वैल्यू को अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूं, मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैंने पूरे एम जी की जगह 0.3 को रिप्लेस किया, ठीक है। और डेल्टा एच हमारे पास 0.09 मीटर्स का चेंज ऑफ हाइट है। तो मैं चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ 0.3 इंटू 0.09। लॉस आया है 0.027 जूल्स का। बेटा बी पार्ट में ना उसने हमसे ही बोला था कि एनर्जी को यूज करते हुए स्प्रिंग का कंप्रेशन बताओ। तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ एफ एक्स। हमें ये पता था स्प्रिंग में कितनी फोर्स आ रही है, तो उस स्प्रिंग की एक्सटेंशन कितनी होगी वो हमें मिल गई। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक रूल आप सब सीख लो, जो मुझसे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये होता है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को 2SF के अंदर ही रखते हैं। अगर कभी कोई डिफरेंट एसएफ यूज करने की नीड पड़ती है तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे डेटा में नंबर ऑफ लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 के अलावा होता है। जैसे कोई अगर डेटा है जिसमें लोएस्ट एसएफ है ही 3 से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसी डेटा का नहीं है, तो ऐसे में हम फिर उसको कह लो कि 3SF में अंदर कोड कर। बेटा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिक्रीज लिखा हुआ है तो माइनस का साइन लगाने की मुझे नीड नहीं है। डेल्टा एच में फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, लेकिन मैं जनरली चेंज ऑफ हाइट लिखता हूँ डायरेक्टली, उसके मैग्नीट्यूड के साथ ही खेलता हूँ। कहते हैं यूज योर आंसर इन सी पार्ट 1 एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट ए। ब्लॉक में जो स्पीड है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अब ये सवाल टेक्निकल है, ये सवाल बहुत टेक्निकल है, क्योंकि देखो आपने स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी उसको आपने ट्रांसफॉर्म करवाया है इस। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनी थी काइनेटिक, सही। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बनी थी आपकी काइनेटिक, और उस काइनेटिक को आपने यूज किया, उसने हाइट गेन की और फिर वो ऊपर से आके नीचे गिरा। तो आप एक बात ये देखो कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0.027 जूल्स। इसमें यकीनन कुछ काइनेटिक भी होगी ना। अब वो कितनी होगी ये आपको, तो आप कह रहे हो कि यार मुझे नहीं पता इस वक्त काइनेटिक कितनी है। ये पता है पॉइंट बी पे जो उसके पास काइनेटिक है वो है 0.044 जूल्स। सही, इस पॉइंट बी पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो चुकी। हमें स्पीड चाहिए इस वक्त। पॉइंट बी पे आके इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कह रहे हैं कि यार ये 0 हो गई। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बच्चों ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी इस वक्त। क्योंकि देखो बेटा टोटल एनर्जी तो सेम ही रहती है ना, लॉस तो कुछ हो नहीं रहा। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेजिबल कहा है उसने। एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। ए पे यू हैव गॉट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, बी पे ऑल यू हैव गॉट इज जस्ट द काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज 0.027,
We want to find out the kinetic energy at A. Kinetic energy at B is 0.044. If you subtract, मेरे बच्चों तुम्हें पता चल जाएगा A पे कितनी kinetic energy थी. 0.044 minus 0.027. A पे kinetic energy थी 0.017 joules. इतनी kinetic energy पॉइंट A पे मौजूद थी, जो कि एंड में आके पूरी पूरी kinetic बनती. अब आपको तो चाहिए थी स्पीड, तो kinetic energy का फॉर्मूला लगाइए, हाफ एम बी स्क्वायर. 0.017 जूल्स की kinetic एनर्जी. मास के लिए आप वेट को डिवाइड कर दें 9.81 से. तो वेट ऑफ द ब्लॉक 0.3 था, इसको मैं 9.8 से डिवाइड कर रहा हूं. इधर से मुझको भी मिल जाएगा. 9.81 से हम इसको डिवाइड कर देते, ये हो जाएगा 0.017 टाइम्स 2 टाइम्स 9.81 divided by 0.3, square root of answer 1.05. Rounding it off to 1.1 meters per second. ये हमारी स्पीड बन गई. v square equals to gh. हाँ, अनिका यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे इसके लिए बताओ, h 0.9 यूज करोगे? नहीं बेटा अनिका, इसमें प्रॉब्लम आएगी एक. ये अप्लाई करते हुए आप अज्यूम करते हो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, आपको इससे जवाब गलत मिलेगा बेटा. माविन 0.3 was the weight, not the mass. 0.3 न्यूटन्स था, उसको मैंने ग्रेविटी से डिवाइड किया तो वो मास बना. हाँ बेटा सना, इस चीज का मार्क मिलता है, एरर कैरिड फॉरवर्ड का. साथ वी नीड द वेलोसिटी एट ए. बी पे निकालना होता तो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी दी भी थी उसने, मैं सीधा सीधा हाफ एम वी स्क्वायर लगा था, इतनी थोड़ी को मैं लंबी करता. अब वो कहते हैं यूज योर आंसर इन सी पार्ट 1 एंड द कंजर्व. अच्छा ये तो हो गया, सॉरी, इसको मैं जरा यहां से कॉपी आउट कर दूं. कहते हैं by reference to the force on the block, explain why the horizontal component of the velocity of the block remains constant as it moves from A to B. ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की कांस्टेंट रहती है, क्योंकि देखिए आगे से कोई फोर्स नहीं पड़ रही ना बेटा. आपके पास वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब उसके ऊपर कोई फोर्स पड़े, अदरवाइज उसके एक्सेलरेट करने का कोई जवाब पैदा नहीं होता. तो वो ये पूछ रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों चेंज नहीं हो रहा. तो आप बोलोगे देयर इज नो फोर्स या देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. देयर इज नो फोर्स in horizontal direction and weight acts in the vertical direction only. हमारा वेट से वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है. हमने एयर रेजिस्टेंस जीरो अज्यूम की हुई है, बिल्कुल आप ये बोल सकते हो. नहीं बेटा, वी डोंट नीड टू ऐड एक्सेलरेशन वाली बात, हमें फोर्स के थ्रू इस बात को समझाना है. बाय रेफरेंस टू फोर्स बोला है ना उसने सवाल में.
फिर वो मुझसे कहता है द ब्लॉक passes through point A at time t and arrives at point B at time tb. ठीक है. On figure 2.3, sketch a graph to show the variation in the magnitude of the vertical component of the velocity. देखिए v equals u plus at के मुताबिक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट लाजमी बात है टाइम ए पे कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि पॉइंट ए पे वो स्पीड जीरो तो नहीं थी ना, इट वाज मूविंग डाउनवर्ड्स. अब यहां से एक्सेलरेशन हुई है ग्रेविटी की वजह से इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और एक सिंपल लीनियर फंक्शन की तरह है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जब तक वो ऑब्जेक्ट नीचे आके नहीं गिर जाता. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके ग्रेडियंट से आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, और इसका वाई इंटरसेप्ट आपकी जो है ये चीज, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में व्हेन इट वाज पासिंग थ्रू पॉइंट ए. सही, उसने क्या बोला, मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ग्राफ बना के दिखाओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब ठीक है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम जज करने की कोशिश करें तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट पॉइंट ए पे भी कुछ था, और जैसे जैसे वो चीज नीचे आ रही थी वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता चला जा रहा. उसकी वजह ये थी कि भाई एक्सेलरेशन वाज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड इट वाज ड्यू टू ग्रेविटी. इक्वेशन ऑफ मोशन से मुझे अंदाजा हो गया कि इट्स गोइंग टू बी अ लीनियर फंक्शन. वुडंट वेलोसिटी ऑफ ए बी जीरो? नहीं भाई, ए पे उसने कब बोला कि वो रुका हुआ था, और ये भी कब बोला कि ये मैक्सिमम हाइट है. ऐसी कभी जिंदगी में मैक्सिमम हाइट आती है? सिर्फ पीछे से आ रहा है भाई. ठीक है, तो इट ऑलरेडी हैव अ वेलोसिटी एट पॉइंट ए. तो जब आप v इक्वल्स यू प्लस ए टी लगाओगे ना, थोड़ा सा रीअरेंज करो उसको और कंपेयर करो इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी से, कि अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी है y वाली और x एक्सिस पे टाइम, तो योर ग्राफ इज सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होगा और कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के बराबर है, एंड y इंटरसेप्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. अगर वो मैक्सिमम हाइट से आ रहा होता तो फिर हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता और ऐसा बनता. इट वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन और फिर ऐसे जा रहा. कोई मसला नहीं. थर्ड क्वेश्चन कहता है a block is pulled in a straight line along a rough horizontal surface by a varying force F x. Air resistance negligible है. Assume that the frictional force exerted on the block by the surface is constant of magnitude 2 newtons. Momentum time ग्राफ बना के दे दिया है आपको. जी बेटा, नो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, तभी स्ट्रेट लाइन. हसन बेटा, अगर लीनियर फंक्शन नजर आ रहा है ना, एक्स और वाई में रिलेशनशिप लीनियर नजर आ रहा है, पावर्स वन है उनकी और दोनों न्यूमरेटर्स में है, तो आप ग्राफ में लाइन बनाते हैं. अगर पावर पे स्क्वायर वगैरह या कोई अंडर रूट साइड आ जाए तो इसमें आप कर्व बनाते हैं. स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the resultant force. ठीक है, आप इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे वो स्टेटमेंट गलत कर दी जाएगी. कहता है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक बताओ एट टाइम t इक्वल्स 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड्स पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ रही. अब देखिए 2 सेकेंड्स पे अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, मोमेंटम टाइम का ग्राफ है, और न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि एफ नेट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी व्हिच इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ. तो पॉइंट 2 पे अगर कोई मुझसे फोर्स मांग रहा है, तो अब ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड आउट द ग्रेडियंट.
अनुज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. y2 minus y1 upon x2 minus x1. So 3 minus 0 upon 2 minus 0. This is 1.5 newtons. क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो हर कोई 0 0 ही उठाएगा. अब कहते हैं फोर्स x बताइए ना बेटा. आपको याद है अभी कि ये जो ब्लॉक पे फोर्स लग रही है ये है रिजल्टेंट. इसमें से एक फोर्स है फॉरवर्ड जो कि फोर्स x है, और एक फोर्स है बैकवर्ड जो कि फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वैल्यू वो दे चुके हैं कि भाई एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लग रही है 2 न्यूटन्स की. तो 2 न्यूटन्स की कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास यहाँ आ रही है. x हमारी फॉरवर्ड है. हमने एफ नेट का फॉर्मूला सीखा है कि ये होती है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्स. तो बेटा फॉरवर्ड एफ नेट है 1.5, फॉरवर्ड x है, बैकवर्ड 2 है, x की वैल्यू हो गई 3.5 न्यूटन्स. नहीं बेटा 3 माइनस 1 नहीं करेंगे. आप जब ग्राफ देखो जरा दोबारा जाके, एक कोऑर्डिनेट 0 0 और एक कोऑर्डिनेट 2, 3 यूज किया हमने. इसके बाद कहता है कि sketch a graph to show the variation of the force x from 0 till 6 seconds. कि भाई 0 से लेके 6 सेकंड्स तक के मामलात को दिखाइए. अब बेटा आप एक बात देख रहे हो कि मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है. रिजल्टेंट फोर्स आपकी कांस्टेंट है. रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब जो फॉरवर्ड है और जो बैकवर्ड है उनकी वैल्यूज फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही. अगर वैल्यूज चेंज हो रही होती तो रिजल्टेंट चेंज होता, और रिजल्टेंट चेंज होता तो ये ग्राफ एक लाइन नहीं होती, ये ग्राफ एक कर्व होता, क्योंकि इसके ग्रेडियंट से मिल रही है आपको फोर्स. तो जब उन्होंने कहा कि भाई 0 से लेके 4 सेकेंड्स तक यू हैव अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, दिस मींस यू हैव गॉट अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स, व्हिच मींस आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल है. Gradient was your F net, and F net is x minus friction. तो अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये दोनों भी कांस्टेंट है, क्योंकि F तो उसने वैसे ही बोल दिया था भाई कांस्टेंट चल रहा है, x को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा. अभी x is still 3.5 न्यूटन्स. तो 4 सेकेंड्स तक x की वैल्यू बच्चों 3.5 न्यूटन्स रहेगी. जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है. अब आप सोच रहे होंगे कैसे. तो अब देखिए यहाँ ग्रेडियंट 0, विच मीन्स एफ नेट 0. एफ नेट 0 होने का मतलब होता है बेटा कि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर हो गए. फॉरवर्ड फोर्स x है, बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन है 2 न्यूटन. उसका मतलब क्या हुआ, आपके पास अब जो आपके फोर्स पड़ रही होगी वो पड़ रही होगी 2 न्यूटन्स की, क्योंकि फ्रिक्शन तो 2 न्यूटन्स पर कांस्टेंट थी ना, वो तो चेंज ही नहीं हो रही थी. उसका मतलब अब आपका x हो गया होगा कम होके 2 न्यूटन्स. तो ग्राफ बनेगा s तक. शुरू में x है 3.5 क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट थी, और अब आपके पास जो x है वो है 2 क्योंकि रिजल्टेंट हो चुकी है 0. बेटा ऊपर वाले पार्ट में उसने मुझसे बोला कि मुझे फोर्स x बताओ. तो बेटा फोर्स x वो फोर्स है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी और बैकवर्ड लग रही थी 2 न्यूटन्स की फ्रिक्शन. वाई 2 न्यूटन्स,
क्योंकि बेटा फ्रिक्शन फोर्स गिवन है 2 न्यूटन तुम्हें। और हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अगेंस्ट टाइम का है। हमें देखना है कि भाई शुरू के 4 सेकंड में एक्स को क्या हुआ और अगले 4 सेकंड में एक्स को क्या हुआ। तो शुरू के 4 सेकंड में क्योंकि रिजल्टेंट हमारा कांस्टेंट था, यानी 1.5 न्यूटन की कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स लग रही थी, इट मींस कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस यकीनन इस वक्त इक्वल रहे होंगे। तो बैकवर्ड अगर 2 है तो फॉरवर्ड 3.5 ही होगी, जैसे अभी हमने सॉल्व करके निकाली थी, ताकि रिजल्टेंट 1.5 न्यूटन कांस्टेंट आता रहे। कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट रिजल्टेंट कहते हैं बेटा, सुना ना इसको। डिफरेंट टाइम पे भी निकालते बेटा तो आपके पास सेम आ रहा होता। आपकी रिजल्टेंट फोर्स अलग थोड़ी आती है, आप 2 की जगह 3 पे भी यूज करते हैं, क्योंकि ये पूरी लाइन एक ही ग्रेडियंट की है ना। तो पूरी लाइन से आपके पास एक ही फोर्स, एक ही ग्रेडियंट की वैल्यू आती, एक ही रिजल्टेंट आता, 1.5 आता। अगर रिजल्टेंट 1.5 पे फिक्स्ड है और बैकवर्ड फोर्स भी फिक्स्ड है, तो फॉरवर्ड कैसे चेंज हो सकती है। जो एक्स वाली फोर्स है वो भी पूरे रास्ते 3.5 रही होगी। हाँ, उसके बाद जब रिजल्टेंट 0 हो गया तो तुम्हारी एक्स और फ्रिक्शन बराबर हो गए होंगे। फ्रिक्शन 2 न्यूटन थी तो एक्स भी 2 न्यूटन हो गई होगी अब। अब कहते हैं a beaker in air contains a liquid. The base of the beaker is in contact with the liquid and has an area of A. The liquid has a density of rho and fills the beaker to a depth of h. By using the definition of pressure, show that this. आपको पता है, आपने ये चीज डिराइव भी की हुई है, प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया, व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। फोर्स में यू राइट डाउन द वेट फोर्स, वेट की जगह यू राइट mg। मास को आप लिखते हो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम की जगह आप लिखते हो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय h। यहां से एरिया एरिया हो जाता है कैंसिल। फहद वो यकीनन चेंज हो गई होगी ना कोई इसके अंदर कोई फर्क आया होगा, क्योंकि इसने ये तो बोला हुआ था कि भाई हम फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रही। तो अगर फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रही तो भाई एक्स चेंज हुआ होगा, तभी तो रिजल्टेंट 0 हुआ है। अदरवाइज रिजल्टेंट 0 कैसे होता। अच्छा भाई, एक बच्चे सवाल पूछता है मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर कैसे है। तो उनको याद दिला दे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है। मसला नहीं है बेटा, एफ इक्वल्स एम जी भी रिप्लेस कर सकते। बेहतर है कि उसको वेट से बना के रिप्लेस करो, लेकिन अगर डायरेक्ट भी कर दिया तो कोई तय। कहते हैं सजेस्ट व्हाई द इक्वेशन इन ए डज नॉट गिव द टोटल प्रेशर ऑफ द बेस ऑफ द लिक्विड। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया ना, इट डजंट इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोटल प्रेशर में तो लिक्विड एटमॉस्फेयर मिला के होता है। नहीं बेटा, सुना ना, आप ग्रेडियंट कम नहीं करेंगे उसका। आपके रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो आपने अपनी एक्स की वैल्यू को भी फ्रिक्शन के इक्वल कर देना है। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का गर्व नहीं करना है। आप अगर एक्स की वैल्यू को कम करते हुए दिखाएंगे, इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है।
ग्राफ आपको जो था उसमें रिजल्टेंट एकदम से जीरो हुआ था, एक लाइन थी और फिर एकदम से दूसरी लाइन जीरो बनी थी, जीरो ग्रेडियंट वाली। तो एकदम से चेंज हुआ है रिजल्टेंट, इसलिए हमारी एक्स की वैल्यू भी हम एकदम से अब्रप्टली चेंज करेंगे, उसमें कोई कर्व शर्व नहीं आया। कॉलम से वर्किंग हाँ कर सकते, इतना मसला नहीं है, वो साइड वाले एरियाज में अवॉइड किया था जहाँ उसने लिखा होता है फॉर एग्जामिनर यूज ओनली। क्या था भाई, डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा भाई, प्रेशर का ग्राफ है, ये है ग्राफ मेरे बच्चों टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर बेसिकली लिक्विड और एटमॉस्फेयर का मिला के होता है। अगर लिक्विड के प्रेशर को रॉ जी एच लिख दें हम, तो आप देख सकते हो एक्स इज एक्चुअली द डेप्थ, जिसको एच बोला जा सकता है, और ये आपका टोटल प्रेशर है। तो बच्चों अगर इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो आप, कि अगर टोटल प्रेशर y पे हो और h एक्स एक्सेस पे हो, तो आपका ग्रेडियंट रॉ टाइम्स जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन से निकाल लेता हूँ। एक पहला एक आखिरी कोऑर्डिनेट में यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, 9.66 माइनस 9.60 अपॉन 8 माइनस 0 इक्वल्स रॉ इंटू जी इज 9.81। तो यहाँ से डेंसिटी मिल जाएगी। 9.66 माइनस 9.60 ओवर 8 डिवाइडेड बाय 9.8। अच्छा ये एक चीज देख लेते हैं, ये एक तो वैल्यू है, देखो मैंने कन्वर्जन भूल गया, 10 की पावर 4 है ये, मैं बोलूँ इतनी छोटी सी डेंसिटी आ रही है, और सेंटीमीटर्स को मीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 कर दें। तो ये मैं इसको जरा एडजस्ट कर दूं। खाना खा चुके हो? अरे खाना खा लेंगे भाई, तुम खाने की फिक्र ना करो हमारी। अच्छा भाई, ये है 0.08, 764 की वैल्यू आ रही है। ये हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ गई। बेटा आपको लीनियर फंक्शन आता है, मतलब y इक्वल एम एक्स सी का पता है, एम एक्स प्लस सी का पता है। ठीक है, तो जब मैंने ये देखा कि मेरे ग्राफ के y एक्सिस पे टोटल प्रेशर है और x एक्सिस पे h यानी हाइट है, तो मैंने अपनी जो इक्वेशन थी y इक्वल टोटल प्रेशर वाली, उसके साथ इस चीज को रिलेट करने की कोशिश की। मैंने लिक्विड प्रेशर को रॉ जी एच से रिप्लेस किया, और फिर इस पे y इक्वल एम एक्स प्लस सी लगाया, ये देखने के लिए कि अगर टोटल प्रेशर y पे होता और h x एक्सिस पे होता, तो मेरे ग्राफ का ग्रेडियंट किस चीज के बराबर होता, और y इंटरसेप्ट किस चीज के बराबर होता। ग्रेडियंट बराबर हुआ रॉ जी के,
तो मैंने यहां से ग्रेडियंट निकाला कन्वर्जन कर करा के। मुझे कैसे पता चला? मुझे ना टोटल प्रेशर और एक्स का जब भी एग्जामिनर ग्राफ देता है ना, या कभी भी मुझे किसी भी चीज का ग्राफ देता है, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि इस ग्राफ के ग्रेडियंट से या इसके एरिया से या इसके वाई इंटरसेप्ट से मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बस मेरा दिमाग चलना शुरू होता है इस बात पे कि चलो यार क्या पता ग्रेडियंट से मिले। और क्योंकि ये कंटेंट इस तरीके की बात हमने इससे पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस की हुई अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें हम इसको ऑलरेडी वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं और वो चीज़ रॉ जी के बराबर बनती है। साथ मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, 2 ढाई क्वेश्चंस। मैं 11 o'clock तक इसको एक्सटेंड करूंगा अभी। कहता है सॉलिड सिलेंडर इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अ वायर सो दैट द बेस ऑफ द सिलेंडर इज लेवल विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है भाई। द सिलेंडर हैज अ लेंथ ऑफ 4 exponent minus 2 meters and the cross section of 3.7 exponent minus 4 meters. The tension in the wire is 0.53 newtons. All right. The cylinder is now lowered and then held stationary by the wire so that the top of the cylinder is level with the surface of the liquid. Calculate the new tension in the wire. न्यू टेंशन की वैल्यू आपने निकालनी है यहाँ पे। अब देखो इस लिक्विड का जो डेंसिटी की वैल्यू है 760, वो तुम निकाल चुके। ये क्वेश्चन हो गया अप थ्रस्ट कि भाई पूरा लिक्विड पानी में डुबो दिया है, पूरा लिक्विड बोला, पूरा कंटेनर आपने उस लिक्विड के अंदर डुबो दिया है। और जिसके पास यहाँ टेंशन है 0.53 न्यूटन की, सही, अब वो टेंशन चेंज हो चुकी होगी, कुछ और हो गई होगी टी, क्योंकि पहले अब थ्रस्ट नहीं आ रहा था, अब थ्रस्ट भी आ रहा। और पहले अगर 0.53 न्यूटन की टेंशन आ रही थी, इसका मतलब इसका वेट भी 0.53 ही रहा होगा, क्योंकि इस वक्त जब ये पानी में से बाहर है तो टेंशन और वेट एक दूसरे के इक्वल है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए टेंशन और वेट को इक्वल होना पड़ेगा। अभी वेट तो इसका 0.53 न्यूटन ही है, लेकिन अब एक अपथ्रस्ट फोर्स भी आ चुकी है, सही, और टेंशन और अपथ्रस्ट मिलके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू निकलती है रॉ जी एच ए से। हमारे पास सारी चीजें हैं। रॉ है 760, जी है 9.81, एच है 4 एक्सपोनेंट -2 और ए है 3.7 एक्सपोनेंट -4। और यहां से टेंशन आ रही है 0.53। 0.53 में ये वैल्यू आके माइनस हो जाएगी और मेरे पास नई टेंशन की फोर्स आ जाएगी 0.419, जो कि बराबर है 0.42 के। ये मेरी न्यू टेंशन। नहीं बेटा, राउंडेड वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस डेटा जब भी कुछ आगे एक्सटेंड किया जाता है तो जो राउंडेड ऑफ वैल्यू होती है उसी को यूज किया जाता है।
और मैं इसको देखो एक मरतबा दोबारा, ये इसकी लॉजिक मेरा ख्याल से शायद तुमने लेक्चर्स में नहीं पढ़ी, इस वजह से तुम्हें यह सवाल समझ में नहीं आया, वरना ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुमने प्रेशर का चैप्टर पढ़ा हुआ है मैं, थ्रस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट, प्रेशर के चैप्टर रिवाइज किया है? तो उसमें ये बात नहीं देखी कि आपके पास जब एक ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है और इक्विलिब्रियम में होता है तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड के इक्वल है। वेट कैप्चर से ज्यादा उस वक्त होता है जब वो कंटिन्यूअसली डूब रहा होता है। अभी तो आपने टेंशन लगा के उसको रोक दिया ना, तो टेंशन और अपथ्रस्ट मिलके वेट के बराबर हो गए। बेटा ये असल में अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है। अपथ्रस्ट फोर्स होती है चेंज इन प्रेशर टाइम्स द एरिया, तो रॉ जी एच ए इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट। लेक्चर्स देखो। हाँ, अगर टेंशन नहीं होती तो वेट और अपथ्रस्ट में से वेट बड़ा होता, अपथ्रस्ट कम होता। अब कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम हैज अ वेवलेंथ ऑफ 8.4, स्टेट द नेम ऑफ द प्रिंसिपल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव। ये -6 है तो ये इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा होगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल्स एफ लैम्डा लगा के आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल एट 3 एक्सपोनेंट 8, 8.4 एक्सपोनेंट -6 जिसकी वेवलेंथ हो वो आप फ्रीक्वेंसी के यूज करके निकाल सकते हो। ये बन रही है 3.6 एक्सपोनेंट 13। टेरा करने के लिए हम इसको कर देंगे 36 एक्सपोनेंट 12 हर्ट्ज। हाँ बेटा अली, कभी कभार ये एग्जाम में करता है इस तरह की चीज है ना, तो उसमें फिर वो एनामलीज है, आप राउंडेड ऑफ यूज करना मसला नहीं। 36 एक्सपोनेंट 12 हो जाएगा ना, एक्सपोनेंट 12 टेरा बन जाएगा, उसने टेरा हर्ट्ज से मांगा था। टेरा टेरा एक्सपोनेंट है। इब्राहिम आलम बहुत पिटाई लगाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबकी स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। एक मिनट दीजिएगा बेटा। अच्छा, अब कहते हैं अरेंजमेंट दैट यूजेस अ डबल स्लिट टू डेमोंस्ट्रेट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम अ लेजर इज शोन। द लाइट फ्रॉम द लेजर हैज अ वेवलेंथ ऑफ 6.2। ठीक है भाई, लैम्डा गिवन है। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डबल स्लिट्स, आपको डी दिया हुआ है 2.8 मीटर्स का, और ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में गैप्स नजर आ रहे हैं। P is a bright fringe, Q is a dark, R is a bright, then again a dark, and so on and so forth. और कुछ ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का गैप दिया हुआ है टोटल 22 मिलीमीटर्स। कहते हैं the light waves emerging from the two slits are coherent. Kate, what is meant by coherent? Coherent का मतलब होता है waves have a constant phase difference. जीरो फेज डिफरेंस नहीं कहिएगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कि अगर फेज डिफरेंस है भी सही तो वो कांस्टेंट रहेगा। कहते हैं स्लिट सेपरेशंस ए बताइए। फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल्स लैम्डा डी अपॉन ए। लैम्डा डी तो गिवन है 6.2 एक्सपोनेंट -7 और 2.8। 6.2 एक्सपोनेंट -7
और 2.8। ये हमको जानना है, एक्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स के लिए देखो तुम्हारे पास जो 22 मिलीमीटर गिवन है इसमें कितने एक्स आ रहे हैं? ये एक एक्स है, एक ब्राइट स्पॉट से दूसरे ब्राइट स्पॉट तक का फासला। इस तरह के अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 गैप्स के बराबर का डिस्टेंस 22 मिलीमीटर दिया हुआ है उसने। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 8x इज इक्वल टू 22, वो भी मेरी है तो 22 एक्सपोनेंट माइनस 3, 22 एक्सपोनेंट माइनस 3 यानी 0.022 डिवाइड बाई 8 करने से आपको x मिल जाएगा। तो ये आ रहा है 6.3 एक्सपोनेंट माइनस 4। ग्राफ एक्स होता क्या है पता है? नहीं बेटा, एक्स इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। डबल स्लिट का फॉर्मूला जाके सीखो पहले सही तरीके से, उसको अच्छी तरह देखो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा एक्स क्या था। मैं जब डायग्राम पे मार्क कर रहा था तो उससे अंदाजा नहीं हो रहा था एक्स क्या है। वेव्स बगैर रिवाइज किए बैठे वो मियां, का मतलब तुम अभी। नहीं बेटा नमीर, सेम फ्रीक्वेंसी जरूरत है कोहेरेंट होने के लिए, लेकिन कोहेरेंट होने का मतलब ये नहीं होता। अब वो कहते थे फ्रिंज पी इज द सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। Fringe Q and fringe R are the nearest dark fringes on the nearest bright fringes, with respectively to the right of the fringe P। ठीक है भाई, ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क है, और फिर एक और ब्राइट है। कहते हैं कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच स्लिट टू द सेंटर ऑफ फ्रिंज Q। डबल स्लिट से लेके यानी दोनों स्लिट से फ्रिंज Q तक जो डिस्टेंसेस हैं वो निकाल। इन शॉर्ट वो पार्ट डिफरेंस मांग रहे हैं आपसे, अगर आप गौर से समझे। और Q आपका पहला डार्क फ्रिंज है, Q आपका पहला डार्क फ्रिंज है, जहां n की वैल्यू 0.5 होगी। यानी यहां पार्ट डिफरेंस इक्वल n लैम्डा लगेगा, n की वैल्यू 0.5 होगी इधर, क्योंकि पहला डार्क फ्रिंज है। और r पे n की वैल्यू 1 है। वेवलेंथ 6.2 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो बेटा पार्ट डिफरेंस आपको मिल गया। दोनों स्लिट से जो वेव्स आई है लाइट की, वो आपके पास 3.1 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स दूर है। स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर ये 0.5 क्यों? तो अगर आपको याद हो तो पार्ट डिफरेंस के कुछ रूल्स थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आता था, इट वाज इन होल नंबर्स, 1 0 1 2 3 4 5 6 7। और जो डिस्ट्रक्टिव होते थे वहां पे 0.5 में आता था, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस जीरो, लाइक फ्रॉम 0.5 1.5 2.5 3.5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं बेटा सही, यू कैन नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तुम्हें वैल्यू निकालनी जरूरी है।
शहीम पहला डार्क फ्रिंज था, उसने कहा था ना नियरेस्ट ब्राइट फ्रिंज एंड नियरेस्ट डार्क फ्रिंज। तो नियरेस्ट डार्क फ्रिंज मतलब पहला डार्क फ्रिंज, पहला डार्क फ्रिंज तो 0.5 लैम्डास पे आता है, क्योंकि याद करो एन की वैल्यूज हम लिखते थे ना डार्क डिस्ट्रक्टिव के लिए 0.5, 1.5, 2.5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहला जो डिस्ट्रक्टिव होगा उस पर एन की वैल्यू 0.5 होगी। पी से क्यू का नहीं मांगा उन्होंने आपसे डिफरेंस मांगा है। जो क्यू वाला एरिया है ना यहाँ पे, दोनों स्लिट से क्यू तक का जो डिस्टेंस है उनमें फर्क मांगा था, जिसको हम पार्ट डिफरेंस बोलते हैं। अब कहता है स्टेट द फेज डिफरेंस। नहीं, यहाँ पे फेज डिफरेंस मांग रहा है आपसे, पाथ नहीं, फेज डिफरेंस मांग रहा है बिटवीन द लाइट वेव्स मीटिंग एट द सेंटर ऑफ फ्रिंज आर। फ्रिंज आर पे जो लाइट वेव्स आके मिल रही हैं उनमें फेज डिफरेंस कितना है, सही, उनमें फेज डिफरेंस कितना है। तो भाई देखें, फेज डिफरेंस आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस में 0 और 360 डिग्रीज होता था, ये पूरी पूरी वेव का फर्क पड़ेगा। और डिस्ट्रक्टिव के अंदर 180 डिग्री का डिफरेंस होता था वेव्स में, तभी तो डिस्ट्रॉय करते थे एक दूसरे को, और तभी तो डार्क फ्रिंजेस बनती थी कि भाई एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ। सही, यहाँ पे और यहाँ पे तो आपका डिस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे, तभी तो डार्क आया था इधर, और जहां कंस्ट्रक्टिव वहां राइट, वहां ब्राइट फ्रिंज आ रही थी। तो हमारे पास इस जगह पे फेज डिफरेंस 360 डिग्रीज लिखा जाएगा। शान से वेवलेंथ की वैल्यू थोड़ी यूज करनी थी सी के पार्ट 1 में, कुछ और था वो। अच्छा, क्वेश्चन 6 में, अच्छा उसमें अगर आपके क्यू के ऊपर पूछता है ना फेज डिफरेंस, तो क्यू में फेज डिफरेंस 180 लिखते, कि पहला डार्क फ्रिंज था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, 180 का डिफरेंस। और आगे बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको आप 0 भी लिख सकते हो, उसको आप 360 डिग्री भी लिख सकते हो, बात एक ही है। और उसने पूछा भी मेरे ख्याल से आर का था, आर वॉज अ ब्राइट फ्रिंज, क्यू वॉज डार्क एंड आर वॉज ब्राइट। तो ब्राइट फ्रिंज है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव है तो 0 डिग्री या 180 या 360 डिग्री का फेज डिफरेंस। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, मेटल वायर एंड सर्किट हैज अ लेंथ ऑफ 1.8, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, नंबर डेंसिटी जिसे आप कहते हो, आपको चार्ज बताया हुआ है और उसके फ्लो होने का टाइम बताया हुआ है। कहता है शो दैट द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज दिस मच। अच्छा, नंबर गिवन है, नंबर डेंसिटी नहीं थी, माय बैड। तो नंबर डेंसिटी निकाल लेते हैं। नंबर डेंसिटी के लिए हम लिखेंगे, जैसे किसी भी मास की डेंसिटी निकालते हो मास अपॉन वॉल्यूम करके, तो यहां निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम करके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 2.3 एक्सपोनेंट 23, और वॉल्यूम के लिए हम बेस एरिया इंटू हाइट लगाएंगे, सिलेंड्रिकल वायर है ना हमारा, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.5 एक्सपोनेंट -6 और लेंथ 1.8। ये हमारे पास भाई प्रूव हो गई है नंबर डेंसिटी, स्मॉल एन से हम शो करते थे 8.5 एक्सपोनेंट 28। नहीं बेटा, यू डोंट हैव टू यूज आई इक्वल्स एन ए वी, क्योंकि आपके पास इसमें वेलोसिटी नहीं है ना,
वो तो अगले पार्ट में उसने मांगी है कि आप मुझे बताओ भाई एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है। अब लगाओ उसमें आई इक्वल्स एन ए वी। अब आई के लिए तुम बोलोगे सर करंट नहीं है तो क्या हुआ, चार्ज और टाइम तो है ना। आई होता है क्यू अपॉन टी। तो बेटा चार्ज है 172 कूलम्स का और 2.5 मिनट्स है। हम टाइम को मिनट्स में तो नहीं रखते, हम तो सेकंड्स में रखते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे इसको। नंबर डेंसिटी हो गई 8.5 एक्सपोनेंट 28। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 1.5 एक्सपोनेंट -6। ड्रिफ्ट स्पीड आपको चाहिए और ई को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है। भाई ये हमारे पास हुआ 172 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 60। करंट हो गया अपॉन 8.5 एक्सपोनेंट 28 टाइम्स 1.5 एक्सपोनेंट -6 टाइम्स 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ड्रिफ्ट स्पीड बन रही है 5.6 एक्सपोनेंट -5। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड है इसमें। इतना बड़ा पेपर है भाई, 8 सवाल कौन देता है यार। बहुत लंबा पेपर है, खत्म ही होके नहीं दे रहा। 8 सवाल वरना 6 सवाल आते हैं, 8 सवाल दिए सर। बहरहाल करते हैं भाई, क्वेश्चन 7 ट्राई करते हैं इसका। A battery of EMF 9.6 volts negligible internal resistance कनेक्ट किया गया है, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, इनमें से एक थर्मिस्टर है। इस वक्त वोल्ट मीटर रीडिंग आ रही है आपके पास 6 वोल्ट्स, यानी इन दोनों पर मिला के 6 वोल्ट्स हैं। और अगर आप सोचो तो 9.6 वोल्ट्स की जो बैटरी थी, 9.6 में से मैं अगर 6 हटा दूं तो इस रेजिस्टर पे 3.6 वोल्ट्स है। कहता है कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टेंस 5800 ओम्स, इसमें करंट कितना है। तो पहले वोल्टेज निकाल लिया आपने इस पे, कैसे, 9.6 में से 6 माइनस करके। करंट के लिए लगा दो बेटा इस पे V इक्वल्स आई आर। इसमें वोल्टेज आ रहा है 3.6 का, इसका करंट आपको चाहिए 5800 ओम्स की इसकी रेजिस्टेंस। करंट बन गया 6.2 एक्सपोनेंट -4। कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का बताओ रेजिस्टेंस कितनी है। तो देखो बेटा, जो करंट आपको 5800 ओम में से मिला वही करंट यहां से भी जा रहा होगा, वही करंट इसमें से भी जा रहा होगा। तो 6.2 एक्सपोनेंट -4 एम्पियर्स का करंट इन दोनों में से फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो हम लगाते हैं भैया इसके ऊपर V इक्वल्स आयर, क्योंकि हमें चाहिए इसकी रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस के लिए
मैं V इक्वल्स आई आर लगाऊंगा, लेकिन कैसे लगाऊंगा देखना, होशियारी देखना मेरी। मैं ऐसे लगाऊंगा, मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन पे V इक्वल्स आई आर लगा दूं। मैं कहूंगा भाई 6 वोल्ट आ रहा है टोटल इन दोनों पे। करंट 6.2 एक्सपोनेंट -4 जा रहा है, और रेजिस्टेंस 3400 प्लस एक्स। इसके रेजिस्टेंस को एक्स कह दिया। 9.6 वोल्ट बिलाल, आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टर पे थोड़ी आ रहा है, पूरे सर्किट पे आ रहा है, और आपको थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस नहीं पता थी जो आप लगाते हैं। यहां से आप एक्स ढूंढ लो। 6277, यानी 6300 ओम्स की रेजिस्टेंस है इसकी। तो मैंने बड़े स्ट्रैटेजिकली इस बात को खेला, मैंने बोला यार इस पूरे पे वोल्टेज पता है ना, तो इस पूरे पे अप्लाई करते हैं V इक्वल्स आई आर, जिसमें इसकी और इसकी रेजिस्टेंस मिला के इस्तेमाल हो जाए। करंट वैसे ही दोनों में सेम जा रहा था, तो बस सॉल्व हो गया हमारा सवाल इस। हाँ बेटा, आप उसको अलग से भी करते तो भी आंसर सेम ही आता। कहते हैं the initial energy stored in the battery is this much. Assume that the EMF of the battery is constant. Determine the final energy stored in the battery after a charge of 330 coulombs has moved through it. बड़ा एक अगेन टेक्निकल सा सवाल कि 330 कूलम ऑफ चार्ज उसमें से मूव कर गया है, अब बताओ कितनी एनर्जी है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वोल्टेज इक्वल्स एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए। हमारी बैटरी 9.6 वोल्ट्स की थी बेटा, और उसमें से 330 कूलम्स का चार्ज अगर गुजर गया तो उसने कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर दी होगी, आप निकाल सकते हो। 3168 जूल्स, इतनी एनर्जी कन्वर्ट कर दी। उसमें स्टोर्ड कितनी थी? 2.6। तो 2.6 एक्सपोनेंट -4 में से अगर मैं जो एनर्जी उसने कन्वर्ट कर दी है वो निकाल दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा उसके पास बच कितना रहा है, बैटरी में कितनी रिमेनिंग। तो 22382 यानी 2.3 एक्सपोनेंट 4। ये बिल्कुल एक नई अप्रोच का क्वेश्चन। आयला बेटा, इस पार्ट के अंदर हमें ये फाइंड आउट करना था बैटरी में एनर्जी कितनी बाकी रह गई। इनिशियल दी हुई थी, फाइनल निकालनी थी, और ये बता दिया था 330 कूलम ऑफ चार्ज बैटरी में से ड्राइव हो चुका है। तो मैंने वोल्टेज की डिफाइनिंग इक्वेशन को यूज किया, और डिफाइनिंग इक्वेशन यूज करके मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपकी बैटरी ने कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर दी है। तो वोल्टेज इंटू चार्ज लगा के मुझे ये चीज पता चल गई कि उसने इतनी एनर्जी ऑलरेडी कन्वर्ट कर दी है, अपनी एनर्जी यूज कर ली है। तो रिमेनिंग कितनी होगी, मैंने टोटल में से ये माइनस कर दिया। बेटा 1/RT क्यों लगा रहे हो? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था ही नहीं था सुनैना, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन था। तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए थे, वो तो वोल्ट मीटर पैरेलल में था उसके। अब कहता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोमीटर।
रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की थर्मिस्टर की इंक्रीज हुई है, और आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। तो अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ी है तो यकीनन उसका टेम्परेचर कम हुआ होगा। वो यही जानना चाहता है भाई, स्टेट वेदर देयर इज अ डिक्रीज, इंक्रीज और नो चेंज टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हुआ होगा तभी रेजिस्टेंस बढ़ी है उसकी। करंट इन द थर्मिस्टर, अब बेटा देखो, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस अगर बढ़ रही है उसमें करंट डिक्रीज हो रहा होगा, और वोल्टेज वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहा होगा। सॉरी वोल्टेज, हाँ वोल्टेज, वोल्टेज की रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है ना, तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है रेशियो में। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ी तो उस पे ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वोल्टेज बैटरी का आना शुरू हो। नहीं बेटा, तहा ये फिलामेंट लैम्प नहीं है, ये थर्मिस्टर है, यहाँ उल्टा होता है। लास्ट क्वेश्चन। An isolated stationary nucleus decays by emitting an alpha particle to form a nucleus Y. Nucleus Y and Z are isotopes of the same element. स्टेशनरी न्यूक्लियस देखो डिके होके बन रहा है, अल्फा पार्टिकल डिके करके बनता है वाई, और वाई और जी आइसोटोप है एक ही एलिमेंट के, मतलब प्रोटॉन सेम है उसके। समील नौशाद, फिलामेंट लैम्प में रेजिस्टेंस अगर बढ़ती तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता उसका, और करंट कम हो रहा होता सर्किट में, और वोल्टेज से बढ़ रहा होता। कहते हैं, by comparing the number of protons in each nucleus, state and explain whether the charge of nucleus Y is less than, greater than, or same as the charge of nucleus Z. देखो आइसोटोप्स है ना, अगर सेम एलिमेंट के तो अंदर सेम प्रोटॉन्स होंगे, और प्रोटॉन सेम है तो चार्ज सेम होगा। तो भाई Y and Z are isotopes, so they have same protons. Hence, they have the same charge. भाई प्रोटॉन से ही चार्ज आ रहा है ना उनके न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन की तादाद सेम तो चार्ज भी सेम। न्यूक्लियस एक्स के बारे में क्या था, न्यूक्लियस एक्स के बारे में देखो, अगर वाई और एक्स को कंपेयर करो, वाई बना है दो प्रोटॉन लूज करवा के, एक्स में से दो प्रोटॉन्स निकले हैं तो वाई बना है, अल्फा की एमिशन हुई है ना। तो वाई का जो चार्ज है वो टू लेस है तुम्हारे न्यूक्लियस एक्स के चार्ज। एक्स लॉस्ट टू प्रोटॉन्स to form Y, therefore charge on nucleus Y is 2 less than the charge on X. -2 नहीं खबल, माइनस का साइन लगता है जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, माइनस नहीं होगा, माइनस की जगह ऐसी बात है, अगर एक्स के न्यूक्लियस का चार्ज +40 है, इसका +38 होगा, दो प्रोटॉन चले गए ना, इसलिए 2 का ड्रॉप आ गया। अच्छा ग्रेटर तो फिर लाजिम बात है कि वाई का चार्ज लेस देन होगा।
Can I use the principle of conservation of momentum to explain why nucleus Y cannot be stationary immediately after the decay of nucleus X? अब भाई देखो, न्यूक्लियस एक्स अगर स्टेशनरी था और डिके हुआ तो अल्फा पार्टिकल की भी तो कोई ना कोई मोमेंटम की वैल्यू होगी। वाई के बारे में इन्होंने बोला है, कंपेयरिंग द प्रोटॉन्स स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द चार्ज ऑन न्यूक्लियस वाई इज लेस देन ग्रेटर देन और सेम एज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस एक्स। वाई के बारे में तो बताना है, एक्स के बारे में थोड़ी बताना। आयशा अल्फा डीके की इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें यह बताना पड़ेगा भाई दो प्रोटॉन लॉस हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके एक्सप्लेन करो वाई क्यों स्टेशनरी नहीं हो सकता। तो बेटा इसके अंदर आपने मोमेंटम को कॉन्सेप्ट लगाना है कि डिके के वक्त, क्योंकि अब मोमेंटम की कंजर्वेशन लगाओ। स्टेशनरी न्यूक्लियस एक्स था, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि भाई इनिशियल मोमेंटम वाज 0, अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैड अ मोमेंटम, nucleus Y must also have equal and opposite momentum. For momentum to be conserved. Yes, this is the last question. और इसके साथ हमारा पेपर होता है खत्म। बहुत लंबा पेपर था भाई ये हमें लगा शायद थोड़ा सा ही।